असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर यानी विषय विज्ञान का लेकर आए हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 का है। और यह वायरल पेपर है और यह एक बहुत ही प्रभावी टीचरों के द्वारा बनाया गया है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ग्रेजुएटेड टीचरों के द्वारा क्या है बनाया गया है। हालांकि यह एक स्कूल का पेपर है, लेकिन मैंने इसको दिखाना इम्पोर्टेंट समझा। अगर जो आप इसको इम्पोर्टेंट ढंग से ले रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, वरना आप जा सकते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि 101% यहाँ पे आप क्या करिए, रुकिए। तो आप देखिए क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चंस को। ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं पेपर में, ज़्यादा आसान भी नहीं रहते हैं, यानी कुछ हार्ड कुछ आसान रहते हैं। तो उसी पैटर्न का कुछ पेपर है, बिल्कुल प्यारा सा। इसको हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में हल करेंगे और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। यानी कि आपने दर्पण पढ़ा होगा कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो, तो आपने दो दर्पण पढ़े होंगे, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। तो आपने पढ़ा होगा कि अवतल में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा रहता है। एक ही कंडीशन में आभासी बनता है, लेकिन वो भी बड़ा बनता है। लेकिन इसमें पूछा है कि छोटा और आभासी, तो जाहिर सी बात है उत्तल हो गया। तो उत्तल दर्पण को आप टिक कर दें। हालांकि इस पर एक बार ट्रिक किया गया है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण क्या इसमें राइट ऑप्शन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो जो मानव का नेत्र होता है वो वस्तु का रेटिना पे बनाती है, यानी कि दृष्टि पटल पे। जब रेटिना ना हो, इंग्लिश का शब्द है रेटिना, तो दृष्टि पटल को आप क्या करेंगे, सही मार देंगे। दृष्टि पटल क्या होगा आपका, सही होगा। तीसरा है कि विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। तो आपने सुना होगा कि विद्युत ऊर्जा V स्क्वायर R इंटू टी एक सूत्र है। तो विद्युत ऊर्जा किसके तुल्य होती है, V स्क्वायर R इंटू टी के। ओके, अब देखिए ओम का नियम है, तो ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। लेकिन यहाँ पे जब नहीं दिया है तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I वाले क्या आप क्लिक करेंगे, मतलब कि इसको आप गोला करेंगे OMR में, क्योंकि तब V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो I इंटू आर हो जाएगा। ओके, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपके पास कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो जनित्र होता है उसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। जैसे आपने शादियों में देखा होगा, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो जनित्र होता है उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, लाइटें जलती हैं आदि। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जो मोटर होता है आपका विद्युत, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, अब देखिए छठवां क्वेश्चन है आपके पास कि 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता कितनी है। तो अवतल लेंस है तो उसका पावर कैसा होता है, माइनस होता है। तो दो डायोप्टर है, कैसे, तो पावर बराबर 100/F, पावर बराबर 1/F, दोनों सूत्र होते हैं। तो पावर बराबर 100/F यानी 100/50, तो 50 2 100 2, और क्यों होगा माइनस, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका फोकस भी माइनस होता है अवतल का। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, इसका पावर भी क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा की भौतिक राशि का मात्रक है। किलोवाट किस भौतिक राशि का मात्रक है, किलोवाट घंटा। तो आपको पता है कि जब वाट किसका मात्रक है, जब वाट आपको पता है कि शक्ति का है, तो किलोवाट बस जुड़ गया उसमें, तो वो क्या है, वो भी शक्ति का क्या है, मात्रक है। ओके, अब देखिए कापर सल्फेट का विलयन के पीएच का मान होगा। तो कापर सल्फेट के विलयन का पीएच शायद अम्लीय होता है, मतलब मे बी अम्लीय होता है। तो इसे क्या करेंगे आप, अम्लीय वाले को टिक कर देंगे, यानी कि जो 7 से कम होगा। तो ये देखिए 7 बड़ा है और 7 से ये वाला क्या है, वो 7 से कम होगा। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा है कि किसमें सी के मध्य द्विबंध पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, मतलब कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो एथीन में देखिए एन रहेगा अगर जो, तो एक बंध, इन रहेगा तो दो बंध, आइन रहेगा तो 3 बंध, तो एथीन थीन। ओके, अब देखिए 10वां है कि 25 डिग्री ताप पर जल का आयनिक गुणनफल होता है। तो 10 के पावर -14 क्या होता है, 10 के पावर -14। एल्काइन का सूत्र है, तो एल्काइन है तो C3H4 इसका आप संरचना बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, एल्काइन है। ओके, अब देखिए इसको एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, C3H4। ओके, अब देखिए 12वां है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखिए एक उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो उष्मा छेपी कौन सी अभिक्रिया होती है,
जिसमें उष्मा निकलती है, जैसे कि CO2 क्या है, उष्मा निकलती है इसमें, इस अभिक्रिया में, और एक ऐसी अभिक्रिया आपको बतानी है जिसमें कि उष्मा नहीं निकलती है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इसको कमेंट करके बताएं कि कौन सी वो अभिक्रिया है जिसमें उष्मा क्या होती है, सोख ली जाती है, उष्मा सोख ली जाती है, उस अभिक्रिया कौन सी है? क्या N+O2 2NO होता है कि H2+I H2I होता है, या SO+O2 SO2 होता है? इसको आप क्या करेंगे, एक बार फटाफट से कमेंट कर देंगे। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो आप जानते हैं कि जो क्षारक होता है उसके साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। जैसे आपके व्हाइट कपड़ा है ना, उस पर जब सब्जी का दाग गिरा लीजिए मतलब कि और गिर जाए गलती से, तो आप उसे अगर जो साबुन से रब करते हैं तो क्या होता है, वो लाल भूरा कलर का हो जाता है। ओके, अब देखिए 14वां क्वेश्चन है कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? स्राव देखिएगा, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथियों से होता है। कहाँ से होता है? जठर ग्रंथियों से रेनिन और पेप्सिन दोनों निकलते हैं। और रेनिन किसका पाचन करता है? तो दूध का पाचन करता है। दूध अगर जो ऑप्शन में है तो केसिन प्रोटीन आप मार देंगे, रेनिन। ओके, रेनिन केसिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथियों से। क्रेब्स चक्र का क्रियास्थल है। क्रेब्स चक्र कहाँ से? क्या गाल्जी गुहा में कि कोशिका द्रव्य में? तो इसका सही ऑप्शन आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में। आप 9 में पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका मतलब कि क्रेब्स चक्र चलता है। अब देखिए फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। जो फेफड़ा होता है हम लोगों का, उसमें किसमें से शुद्ध रुधिर आता है? क्या बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, या बाएं निलय से, या दाएं निलय से? तो इसको आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है। जो आपके फेफड़े हैं उसमें कहाँ शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है। ओके, अब देखिए परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है तो 2 होती है। परागनली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। जैसे कि यहाँ पे परागनली एक होती है, उसमें नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यकृत संश्लेषित करता है। तो यकृत क्या संश्लेषित करता है? प्रोटीन को संश्लेषित करता है। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। तो क्या है? जैव मात्रा क्या है? मतलब कि तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? उपयोग किया जाता है। अब डीएनए का क्या होता है? केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए चलिए हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उपखंड क है, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करें। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसको आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि कितने अक्षर में लिखे, कितने लाइन में लिखे, ताकि हम लोग का क्या हो, पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर का ये क्वेश्चन किस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डाली गई है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर क्या होता है? रो L/A। देखिए आप इसकी परिभाषा को जो आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को हल्का सा पोस्ट करें इसी पे, और उसके बाद से लाइन से क्या मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप इसको क्या करें? लिख लें, अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो। और इसके बाद बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस सूत्र को, इस फार्मूले को आप लिख के दिखाएंगे तो इम्प्रेशन बनेगी, ताकि आप जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका भी फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए आपके पास है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। यानी कि आपको इसके मात्रक को भी बताना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। उसकी यूनिट ओम मीटर होती है। अब देखिए जहाँ रो एक नियतांक है, यहाँ पे आपको एक नियतांक मिल रहा होगा इधर। जैसे कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल था तो यहाँ पे बराबर करने पे क्या मिल गया? एक नियतांक मिल गया। तो नियतांक क्या है? रो है। अब देखिए किसी पदार्थ का वो अगुण है। देखिए किसी पदार्थ का वो अगुण है, अतः लंबाई व क्षेत्रफल। यहाँ से हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, तो मिस्टेक में आप काटेंगे नहीं, जैसी भी आप कॉपी लिख रहे हैं। किसी पदार्थ का वह अगुण है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह अगुण है, अतः यह लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी कि वो तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, किस प्रकार से होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप दिखा देंगे कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। तो R मतलब दोनों को मैसअप करेंगे, यानी 1 और 2 को यहाँ पे आप 1 बना लीजिए और यहाँ पे 2 बना लीजिए। दोनों को मैसअप करेंगे तो R यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि R बराबर रो
यल अपान ए। यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक फार्मूला मिल जाएगा कि आर बराबर रो यल अपान ए। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से दर्शाना है और इसी तरह से लिखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास मिलेगा कि समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोधों के सूत्र स्थापित करिए। आपको एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है, आपसे गुजारिश है कि आप इसको करना सीख लें, श्रेणी और समांतर दोनों को समझ लें कि किस प्रकार से संयोजन सूत्र को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं अब संयोजन सूत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से उसको निकालेंगे। तो जैसे ही मतलब मैं पेज पलटता हूं तो देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आप इस तरह 2 डालेंगे, 2 और समांतर क्रम संयोजन आपको बताना है। तो पहले आप उसके बारे में 2-4 लाइनें लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद से यहाँ से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि इतना रटना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा। देख लीजिए पहले आप इस फिगर को याद कर लीजिए, इस फिगर को कभी भी मत बोलिए, इस फिगर को बस आप याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी चीजें लिख लेंगे। देखिए पहले यहाँ पे लिखा क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से, यानी कि सभी के सिरे एक बिंदु से और दूसरे बिंदु के दूसरे बिंदु से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। आप फिगर को देखकर इस बात को लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो सिरे होते हैं एक पहला बिंदु पे पहला सिरा और दूसरा बिंदु पे दूसरा सिरा क्या होता है, जुड़े होते हैं। ओके, अब देखिए इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है, यानी अब जितने भी विभवांतर क्या है इसमें सभी समान रहेगा। देखिए इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। इसमें विभवांतर समान रहता है, अगर जो यही श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या होगा, विभवांतर बदल जाएगा और धारा समान रहेगी, इसमें धारा बढ़ जाती है I1 I2 और I3 में। आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। वीडियो की लेंथ लंबी है लेकिन आपको कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर जो शेयर नहीं करना तो भाई अपने ही देखिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें चालाक हो गए हैं, सोचते हैं कि बस मैं पढ़ूँ और कोई न पढ़े। तो कोई बात नहीं है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। देखिए माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब आपको परिपथ दिखा दिया है और इसको सीधा लिखना है कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 परिपथ के अनुसार जुड़े हैं, इसी परिपथ के अनुसार जुड़े हैं, यानी जिस प्रकार जुड़े हैं। बस फिगर बना दिए, काम खत्म। उसके बाद से आपको बस इसी फिगर के आधार पर बेस्ट लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए जोड़ा गया है जिसमें धारा क्रमशः I1 I2 और I3 प्रवाहित हो रही है। आप देख सकते हैं I1 I2 और I3 प्रवाहित हो रही है। और देखिए प्रवाहित धारा बिंदु बी पर मिलकर धारा आई बनती है, यानी इस बिंदु पर मिलकर देखिए फिर से धारा आई बन गई। यहाँ पे जैसे यहाँ से आई गई, यहाँ 3 भागों में बटी, फिर यहाँ पे आई बन गई। तो कुछ आपको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है यार। अगर जो आप रटेंगे तो पक्का भूल जाएंगे, एग्जाम में पेन पकड़ते ही भूल जाएंगे। अब देखिए बिंदु ए पर धारा 3 भागों में विभाजित होती है, बिंदु ए पर धारा 3 भागों में विभाजित होती है, किसमें, तो इसको अतः लिख देंगे कि I बराबर I1 I2 और I3, क्योंकि I1 I2 I3 जब तीनों मिलके फिर I बन जा रहा है तो इसीलिए सिंपल इसको लिख देंगे ऐसे। और देखिए यहाँ पे आपको कॉपी में PTO लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेज टर्न ओवर, यानी ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने आगे लिखा है। नहीं तो मतलब हर पेज पे नहीं, लेकिन जिसको आप थोड़ा सा आधा अधूरा भर रहे हैं वहाँ पे लिख देंगे ना तो इंप्रेशन सही रहेगा, ताकि वो जानेगा कि आगे लिखा गया है। वरना क्या करते हैं ना, वहीं पे छोड़ के उसको मतलब उस कॉपी को छोड़ रख देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है उसको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के कारण निवारण का सचित्र वर्णन करें। और ये क्वेश्चन बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन छोटे में लिखते हैं। आपको बड़ा करके लिखना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग बना के लिखना है। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, लॉन्ग बना के लिखना है। अगर जो आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको क्या करूँगा, बना दूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, मतलब कि कर देंगे। ओके, देखिए माना बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर भी है। क्या है, माना ए व बी के मध्य विभवांतर भी है तथा प्रत्येक प्रतिरोध ए व बी के मध्य जुड़ा है। ओके, उसी समांतर क्रम का भी संयोजन ही चल रहा है। आई होप आपको धीरे धीरे आपकी बुक में दिया होगा। अगर जो आपकी बुक में नहीं दिया है तो आप इसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अभी दूरदृष्टि दोष वाला क्वेश्चन नहीं आया है, दूरदृष्टि दोष वाले क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सेस करेंगे। और लास्ट में जब भी आपका सूत्र मिल जाए उसको ब्रैकेट में जरूर ही करें, जरूर से जरूर करें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरदृष्टि दोष वाला। तो दूरदृष्टि दोष के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मैंने स्क्रॉल कर दिया। अब देखिए दूरदृष्टि दोष आपको ऐसे करना है, तो इसके लिए रुक जाइए, मैं अभी इसको फोल्ड कर लेता हूँ।
तो देखिए आपके पास दूरदृष्टि दोष यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इसको आप इंग्लिश में हेडिंग डालेंगे और बिल्कुल अच्छे प्रकार से लिखते जाएंगे ऐसे ऐसे। अब देखिए इसके बारे में लिखा गया, इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, वीडियो लंबी होती जा रही है। और हालांकि आपको तो ये याद ही हो गया होगा कि दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष का कुछ भाई परिभाषा होता है, इसको आपको इस तरह याद कर लेना है, क्या क्या लिखा गया आप देख सकते हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको सभी बच्चों को ये दिक्कत रहती है, किसमें किसमें दिक्कत रहती है, दूर दृष्टि में कौन लेंस लगता है और दूर निकट दृष्टि देश में कौन, मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। ये देखिए आप कंफ्यूजन में न पैदा होने दे, बस दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए सूत्र है। देखिए जब आप दूर दृष्टि दोष बोलेंगे तो दूर दूर यानी जब ऊ बोलेंगे तो अब क्या होगा आपका ऊ यानी उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और देखिए निकट निकट यानी निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, निकट यानी अवतल लेंस। ओके, अब आपको कंफ्यूजन, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको इस प्रकार से चित्र बना के अच्छे से दिखाना चाहिए। मतलब कि हालांकि मैं तो गंदा ही बनाया हूँ चित्र, लेकिन आपको अच्छे से चित्र बनाना है और इसको बिल्कुल इस प्रकार से चित्र को क्या करना है, दिखाना है। और देखिए आपके पास जो फेक वीडियोस पहुंचती हैं 101% है वो, मतलब कि वो तो सभी की मतलब टाइटल्स में रहती हैं, बट मतलब अच्छे तरीके से समझने लायक अगर वीडियो आपको देखनी है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। अगर जो आपको भी लग रहा है कि हाँ ये वीडियो बेस्ट है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए दूरदृष्टि दोष के कारण, अब आपको कारण हेडिंग डालेंगे और इस प्रकार से लिखते जाएंगे कि इसके कारण से क्या होता है, किस प्रकार से क्या होता है, आप इसको लिखते जाएंगे। मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, हल्का हल्का आप इसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से अपने अक्षरों में क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, क्योंकि मैं अभी बताऊँगा तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए इसी के साथ हम लोगों का एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी तांबे के तार का जीरो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये टीचर क्वेश्चंस बच्चों को फंसाने के लिए देते हैं, यानी जो तेज बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए देते हैं क्वेश्चन। हालांकि मेरे पे मतलब कि मुझको पता है कैसे। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। 0.5 मिमी, देखिए इसमें आपको कैसे करना है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए दिया है कि किसी तांबे के तार का व्यास कितना है, 0.5 मिमी है, तो प्रतिरोधकता कितनी है ये, यानी कि रो का मान दे दिया है, रो बराबर इतना, और व्यास का मान दे दिया है तो व्यास से आप त्रिज्या निकालेंगे, अभी बताएंगे किस तरह निकालना है। और 10 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधकता बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो आई होप आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन अब देखिए इसको मैंने हल किया, इसको बताते हैं आपको कैसे किस प्रकार से करना है। तो इसको देखिए यहाँ पे अभी दूरदृष्टि दोष वाला ही चल रहा है, दूरदृष्टि दोष वाला। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 में देखिए दिया है, लिखेंगे डी कितना था, 0.5 मिमी। तो आपको पता होगा कि ओम मीटर उसका मात्रक होता है, तो मीटर में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले तो त्रिज्या निकालेंगे तो 0.5/2 और 0.5/2 का 10 × -3, इसलिए क्योंकि इसको मीटर में आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मीटर में आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो 10 की पावर -3 से आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। और रो का मान इतना दिया था और आर का मान 10 दिया है, सब दे दिया है। और आपको बस क्या निकालना है, 10 ओम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधकता निकालनी है। तो आर बराबर रो एल अपान ए, चाहे एल बराबर मतलब लंबाई निकालनी थी तार की लंबाई, तो आर बराबर रो एल अपान ए, चाहे एल बराबर आर ए अपान रो। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं। और इसके बाद से आपको यहाँ पे आर बराबर 10 × 3.14 क्यों लिख रहे हैं 3.14, वो पाई का मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि तार का रेडियस दिया है, तार की रेडियस दी है, तभी तो तार जैसे होता है ऐसा गोल सा होता है, तार ऐसे गोल सा निकला रहता है, जो तार का अनुप्रस्थ काट होता है गोल सा होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो 3.14 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे आप, 10 × 3.14 × पाई आर स्क्वायर, यानी कि वो जो आर था उसका स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद से प्रतिरोधकता, और यहाँ पे बिल्कुल इसी स्टेप से आप हल करते जाएंगे तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ट्रिक कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अगर देखना है तो क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि सभी के सोल्यूशन कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि हमारे चैनल पे इतनी लंबी वीडियो नहीं है। अगर जो आपको लंबी वीडियो चाहिए तो आपको भाई सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए MB भी लगती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। दोस्तों आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा बताए गए चीज़ें अच्छी लगी होगी। और जो आप ऐसा कुछ है अच्छी लगी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।